नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसको देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अपने मिशन के लिए प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं और अगर बात कांग्रेस की करें तो फिलहाल तैयारियां कमजोर नजर आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द संभावित है। उम्मीदवार चयन के लिए भाजपा का एक ही क्राइटेरिया रहेगा, जीत। जो जीतने वाला होगा वही चुनाव लड़ेगा। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। प्रदेश में विकास के मॉडल पर चुनाव लड़कर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। ये ऐलान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया है। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इधर कांग्रेस के खेमे में इसको लेकर फिलहाल कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। सशक्तिकरण के लिए भी एक प्रयास है। तो उसके की बैठक में यह तय हुआ कि हम अपना आगे आने वाले नगर निकाय के चुनाव में मेमोरेंडम तैयार करेंगे कि अपने शहर का विकास और हम अच्छे से अच्छा कैसे करें, हमारी भूमिका क्या बनेगी। अगर हम पिछली बार हम 16 के 16 नगर निगम जीत करके आए थे, फिर हम जीतने की स्थिति में आज मध्य प्रदेश के अंदर हम उस पर हमारे कार्यकर्ता अपनी ताकत और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मेमोरेंडम बने कि इंदौर 1 नंबर आ गया, इंदौर देश के उन शहरों में शुमार हो गया कि लोग कहते हैं कि इंदौर को देखने चलना है, तो और इंदौर को अच्छा कैसे बनाया जा सकता। तो भारत को बदनाम करने के प्रयास, इस प्रकार से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से छवि कैसे खराब हो, ये जो करने का प्रयास करते हैं, तो उसका भी एक जवाब कैसे वहां भी इस प्रकार के हमारे जो नौजवान हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कैसे दें, इसका भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले जो यूथ हैं वो इस दिशा में खड़े हों। तो इस प्रकार का ये प्रवास अभी मेरा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने इसकी शुरुआत की है। और ये केवल कोई ऐसा नहीं है, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसके लिए ऐसा नहीं है। हमारा 2023 का आने वाला चुनाव है, हमारा 2024 का आने वाला चुनाव है, उन सारे चुनावों के रोड मैप तैयार करना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की भी तैयारी हम अपने इस प्रवास के दौरान भी, बाद में और नीचे तक जाएंगे। हम में से मेरी महामंत्री है, हमारे जिले के अध्यक्ष हम वो करते हैं, हमारे विधायक रमेश जी से लेकर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी भी सबके अपने रोल हैं। तो आप सब लोग भी मैदान में इन सारी चीजों में जगह जगह पर जाकर के अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हुए संगठन तंत्र को मजबूत करना, सरकार के द्वारा किए हुए काम, चाहे केंद्र सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हम गरीब कल्याण के और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कर रहे हैं, उन बातों को भी जमीन पर उतारने का जो प्रयास अपने संगठन तंत्र के माध्यम से हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़े और आगामी आने वाले इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर अपना परचम फहराए। ये प्रयास हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हम सिर्फ कागज पर तैयार हैं, तो आपके पास में सब जीतने वाले प्रत्याशी हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो फिर चुनावी मैदान में आने से डर किस बात का? नगरीय निकाय चुनाव को होने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, चुनाव आयोग से चर्चा करिए, चुनाव करवाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आप मैदान में आएंगे तो आपको आपकी सही जगह, सही हैसियत का एहसास कांग्रेस और कांग्रेस के साथी आपको चुनाव में दिखा देंगे। जनता तैयार बैठी है, कांग्रेसी तैयार हैं, आप मैदान में आइए तो सही, आपको आपके घर भेज ही देंगे हम। मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी हो गई है। अब सिर्फ आचार संहिता लागू होने का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में कराने की तैयारी की है। संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है, यानी वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा था कि अब चुनाव टाले नहीं जाएंगे।
मध्य प्रदेश के नगर निगम और परिषदों में 1 साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई, बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में 3 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसके बाद याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान पूर्व सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर 6 मार्च को शाम 4 से 5:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर से चर्चा भी कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और करीब 325 नगर परिषदों में पार्षद और अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी इन चुनाव को लेकर गंभीर है। वीडी शर्मा लगातार प्रदेश के प्रवास पर हैं। वो बैठकें ले रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ ही प्रबुद्ध जनों के विचार भी जान रहे हैं। इधर कांग्रेस के खेमे में कोई हलचल नजर नहीं आ रही। दिग्विजय सिंह अपने खेमे के साथ गैर राजनीतिक पंचायतों में व्यस्त हैं और कमलनाथ समर्थक कागजों पर प्लानिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अब इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे। प्रभु जी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपने इसी कार्यक्रम में कई बार पहले भी कहा था कि जीत का एकमात्र क्राइटेरिया यही होता है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है, और आपकी इस बात पर बीडी शर्मा ने भी मोहर लगा दी है। तो एक ये बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम मैदान में उतारेंगे। तो बाकी के जो दावेदार थे उनके लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा था कि शायद इस क्राइटेरिया में वो फिट नहीं होंगे, या उम्र के क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, या 3 बार 4 बार में। तो एक संकट, ये एक उहापोह उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा, बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में हम देख रहे हैं कि वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। अध्यक्ष प्रबुद्धजनों से बातचीत हो, नीचे से नेटवर्क से बातचीत हो, जो छोटा कार्यकर्ता है उसके यहाँ खाना खाना हो, किसी हितग्राही के यहाँ खाना खाना हो, और बूथ प्रभारियों की और मंडल प्रभारियों की बैठक उन्होंने शुरू कर दी है। और कांग्रेस के खेमे में फिलहाल कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। और चुनाव आयोग ने भी आज कह दिया है कलेक्टर्स को कि आप ऐसी तैयारी रखें कि जैसे कल ही हमको चुनाव पे कर जाना है। तो इस पूरे सीन को क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, ये जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष के दौरों की बात है, तो प्रदेश अध्यक्ष के दौरे यदि मैं कहूँ कि 1 साल बाद, 1 साल उनका कार्यकाल होने के बाद जिस तरीके से वो सक्रियता दिखा रहे हैं, तो अपने आप को प्रदेश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीडी शर्मा संघ की पृष्ठभूमि के एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बीडी शर्मा की स्वीकार्यता का एक स्तर रहा है, वो एबीवीपी या युवा नेताओं तक स्वीकार्यता उनकी रही है इसके पहले, क्योंकि एबीवीपी में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत लंबे समय तक काम किया। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में आए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको मतलब बहुत अल्प कार्यकाल भाजपा में बिताने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकार्यता हो जाए, ये वो स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। तो अब वो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए वो दौरे कर रहे हैं, और जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, तो ये लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी वो खुद ही होते जा रहे हैं। जब बीडी शर्मा के हवाले से खबर आई थी कि विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा, बुजुर्गों को नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, ये खबरें उनके हवाले से छपी थी। बिल्कुल। जिसको लेकर, जो आपने अभी जिक्र किया, जिसको लेकर बात चल रही थी, तब भी मैंने यही कहा था कि चुनाव में एक क्राइटेरिया जीतने योग्य उम्मीदवार होता है कि जिसमें जीतने की क्षमता हो। आप याद कीजिए, अब उपचुनाव जो हुए थे अभी 28 सीटों के, तो कांग्रेस ने गद्दार जैसे तमाम शब्दों का प्रयोग किया था, जयचंद गद्दार, और ये वो उनने कहा कि हम गद्दार को टिकट नहीं देंगे, किसी जयचंद को टिकट नहीं देंगे, हम दूसरी पार्टी से आने वाले किसी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस के आधे उम्मीदवार वही थे, क्योंकि उनको जीतने लायक की क्षमता उनमें ही दिखाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं को टिकट दिया था जो आए थे, जीतने लायक योग्यता उनमें ही दिखाई दे रही थी, भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं में नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये जो चुनाव जीतना, एक तमाम जो आदमी, कोई भी राजनीतिक दल है या कोई नेता, वो जितनी जो 5 साल तक या अपने कार्यकाल में जितनी शुचितावादी बातें करता है, बिल्कुल, जितना वो समाज सुधार की बात करता है, राजनीति में शुद्धता की बात करता है, जब चुनाव आते हैं तब ये उनकी परीक्षा लेता है, और उस समय भी व्यक्ति इस पैमाने पर हमेशा असफल ही साबित होता है। तो इसलिए चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, यदि वो कह रहा है तो वो केवल जीतने योग्य उम्मीदवार को ही टिकट देगा, और भाजपा अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। इसलिए बहुत सारी उन्होंने समितियां भी बना दी हैं। उमाशंकर गुप्ता ने सबसे पहले इस पॉइंट को लिया था, जो भाजपा नगरीय निकाय कमेटी के जो संयोजक बने थे, बिल्कुल, उनने सबसे पहले ये कहा था कि अभी विधायकों को टिकट न देने के फैसले पर पार्टी ने अभी विचार
के उसमें दायरे में रखा है। मतलब उनने जो वीडी शर्मा के हवाले से जो खबर आई थी कि विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, पराजित विधानसभा चुनाव में पराजित नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की होती है। उमाशंकर गुप्ता वो नेता है जो नगरीय निकाय चुनाव से ही उभर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, महापौर रहे, वो और पार्षद महापौर का रहे चुनाव- हैं और महापौर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और अभी भी वो उसमें आमंत्रित सदस्य हैं महापौर परिषद में कई उसमें। बिल्कुल। तो इस तरीके से उनको बहुत अच्छे से अनुभव है नगरीय निकाय चुनाव का, तो उनने इसलिए वो बात कही थी। और उसी तहत अब चूंकि वीडी शर्मा को मैंने पहले कहा कि अभी उनको भाजपा में बहुत नए हैं, तो उनको सीखने का अवसर है, तो शायद सीख भी रहे हैं, अपनी छवि भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में जा जाकर। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा जो छवि की आपने बात की है, तो उनकी छवि के साथ साथ जब नगरीय निकाय में आप अगर ये बात करेंगे कि जीतने वाले एकमात्र हैं, तो ये जो ऐसा क्राइटेरिया होता है कि जिसमें आपको जिसका टिकट काटना है तो वो आप उसके हिसाब से क्राइटेरिया फ्रेम बना देते हैं, और जिसको टिकट देना उसमें भी ये लागू कर देते हैं कि वो तो नीचे से नाम आया था, जीता हुआ उम्मीदवार था। तो ये सारे हमने विधानसभा में भी देखा हमने कि अगर जिसका टिकट काटना था उसके लिए एक अलग फार्मूला, और जिसको टिकट देना उसके लिए अलग फार्मूला। और यही कारण है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। कई सारे ऐसे चेहरों को जिनको जनता कह रही थी ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन बावजूद उनको जिताऊ मानकर सर्वे के आधार पर टिकट दिया और खामियाजा भुगता पार्टी ने। नहीं मनोज जी, वो जो जिनको टिकट दिया था, जो हारे थे, उनका नाम भी सर्वे में हारने वालों की लिस्ट में था, जो हमारी जानकारी है जी। लेकिन चूंकि तत्कालीन भाजपा के जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनसे संपर्क उनके थे, वो चाहते थे इनको टिकट दिया जाए, तो उनको वो टिकट दिया गया था। उन कई लोगों ने ये दावा किया था कि मैं इनको जिता लाऊंगा, लेकिन वो शायद तमाम कोशिशें करने के बाद वो खुद ही जीत पाए, उनको नहीं जिता पाए जिनको जिताने का दावा किया था। तो वैसी स्थिति यहाँ पे भी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव एक बिल्कुल अलग नेचर के चुनाव है। जी। जब उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के 10 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था, जब 174 विधायक जिताकर वो लाई थी, उसके कुछ समय बाद भोपाल जो महापौर का जो चुनाव था, उमा भारती ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया था महापौर चुनाव में, वो व्यक्ति इतने गजब के बहुमत के बाद भी, जो भाजपा को बहुमत मिला था, इतना माहौल हवा होने के बावजूद भी चुनाव हार गया था। तो ये वो है नगरीय निकाय के चुनाव। यहाँ पर जनता वोट देने का अलग फैक्टर से सोचती है। पार्षद का प्रत्याशी यदि कोई चुनाव लड़ रहा है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी बड़े दल से कोई बड़ा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, और मोहल्ले में भी 200 घरों में जो अखबार बांटने वाला लड़का है हॉकर, यदि वो रोज सुबह समय पर अखबार पहुंचाता है, रोज दुआ सलाम करता है जी। तो हमने इस भोपाल में 2 उदाहरण ऐसे हैं कि वो हॉकर चुनाव जीत गया, बड़ी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में हार गए। बिल्कुल। तो उस तरीके का मामला है कि आपकी व्यक्ति को अपनी नाली, पानी, बिजली, इन सब तमाम चीज़ों पर वहाँ पर विचार करके वो प्रत्याशी का चयन करता है। जी। ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा कि बिल्कुल एक छोटे छोटे मुद्दों का ध्यान रखते हैं, और एक अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, उनकी चिंता ये थी कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाह रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात हो रही है कि उन्हीं के समय सबसे पहले कि उनको जब लगा कि हार का डर है, तो भोपाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश हुई कि कोलार के लिए दावे आपत्ति मंगा लिए गए। 1 साल का चुनाव भी उन्होंने टाला, नहीं तो चुनाव शायद एक साथ पहले हो जाते, लेकिन उनको भी ये डर था कहीं ना कहीं कि जो 16 महापौर हैं बीजेपी के, वो उनमें से कांग्रेस कितने जीत पाती है, जो बाकी निचले चुनाव हैं उसमें क्या स्थिति रहती, और इसका भी फायदा बीजेपी ने उठाया। तो अब लग रहा है कि चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। आज चुनाव आयोग ने कह भी दिया है कि कलेक्टर से ऐसी तैयारी रखे कि चुनाव कल भी कराना पड़े तो हो जाए। तो इन सब के बीच में कांग्रेस को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, एक तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है कि कभी भी चुनाव करा सकते हैं, जैसे कि कोर्ट के भी निर्देश हैं कि चुनाव में देरी की वजह पूछ गई। बिल्कुल। और चुनाव आयोग उस दिशा में बढ़ रहा है। मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो चुका है। आज कलेक्टरों से बैठक में बातचीत हो गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कभी भी चुनाव कराया जा सकता। कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि वो संगठन स्तर पर भले ही उसकी सक्रियता ना दिख रही हो बड़े नेताओं की, लेकिन जो जिस तरह से प्रभु जी ने भी बताया कि अलग नेचर के चुनाव होते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं मनोज जी कि जो दावेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, वो आपको मैदानों में सक्रिय दिख रहे हैं। चाहे वो लोगों से जनसंपर्क बढ़ा दिया हो, उनने आयोजन शुरू कर दिए हों, मास्क बांटना हो, तो लोगों को, वोटरों को प्रभावित करने लगे। चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो जो चाहता है कि उसको टिकट मिले, हाँ जो दावेदार, जो कांग्रेस का दावेदार जिसको उम्मीद है कि उसको टिकट मिलेगा, जितने भी दावेदार हैं वो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये निकाय चुनाव जो है व्यक्तिगत ज़्यादा होते हैं, पार्टी के स्तर पर कम होते हैं। तो जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि यदि एक हाकर भी लोगों के संपर्क में है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है, तो भले ही उसे कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही हो या नहीं देगी, वो चुनाव मैदान में होगा तो हो सकता है वो जीत सकता है। और ऐसे उदाहरण पहले आए भी हैं कि जीते हैं। तो लोग अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि पार्टी हमें टिकट दे या ना दे, भले ही आज वो पार्टी के रूप में उनसे मिलने जा रहा हूँ, पार्टी का
चिन्ह उनको दे रहे हों, मास्क पर लगा कर दे रहे हों, या धार्मिक यात्राएं करा रहे हों, या भोज करा रहे हों, या शादी करा रहे हों, ये तमाम तरह के आयोजन वहाँ के दावेदार करने लगे हैं। हाँ, हम संगठन स्तर पर देखें तो भाजपा हमें आगे दिखती है, कांग्रेस पीछे दिखती है। भाजपा की तैयारियां अलग हैं, वो नीचे स्तर तक उनकी बैठकें शुरू हो गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके सक्रिय हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस में आपको प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, ना कांग्रेस के बड़े नेता सक्रिय दिख रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या वो। दिग्विजय सिंह तो वो नेता हैं जिन्होंने जब चुनाव एक बार में कह दिए जो जीत के आ जाएगा वो कांग्रेस का होगा, अपना चुनाव फ्री फॉर ऑल कर दिए थे, फ्री फॉर ऑल कर दिया था। तो कांग्रेस को तो नगरीय निकाय चुनाव लेके ही पहले ही उसको मनोबल उसका डाउन था, जैसा आपने खुद ने भी बताया, हमने भी देखा है कि उनने चुनाव आगे टाल दिए थे, और सीधे जो चुनाव होते हैं महापौर के, उनको सीधे ना करके पार्षदों के माध्यम से पुरानी रणनीति पर ले जा रहे थे। भोपाल को 2 भागों में बांटने की कोशिश की थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापौर बना सकें। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, 15 माह की सरकार गई कांग्रेस की, भाजपा ने फिर सीधे महापौर के चुनाव की प्रक्रिया जो पहले थी उसी को, उनके आदेश को रद्द करके इसको लागू कर दिया। तो कांग्रेस तो पहले ही डरी हुई थी, जब वो सत्ता में थी तब डरी हुई थी, तो अब तो वो विपक्ष में है, तो उसको लगता है कि वो जो डर उनमें था वही डर कहीं भाजपा में ना हो, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं चुनाव, या टल रहे हैं, जबकि उन्हीं की वजह से टल रही थी चुनाव। वो चाहते तो तभी चुनाव करा सकते थे, और आज चुनी हुई सरकार होती, नगर सरकारें चुनी हुई होती सब जगह जो नगरीय निकाय हैं उनमें। तो मुझे लगता है मनोज जी, चुनाव तो निश्चित तौर पर जल्दी हो जाएंगे, और सरकार उस दिशा में बढ़ भी रही है, चुनाव आयोग उस दिशा में जा भी रहा है, जिस तरह से उसकी बैठकें हो रही, कलेक्टर से बात हो रही, और भाजपा संगठन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वो कहीं वो उसमें कहीं लापरवाही आपको नहीं दिख रही है कि चुनाव आगे बहुत लंबे बढ़ जाएंगे। यदि उनकी रणनीति देखें, उनके कार्यक्रम देखें, तो हमको लगता है हाँ चुनाव जल्दी होंगे, क्योंकि वो उस तरह से सक्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस सक्रिय नहीं है। हो सकता है कांग्रेस को लग रहा हो कि अभी चुनाव नहीं कराने वाले हैं, तो वो आगे जाके सक्रिय होंगे। जैसे हम उपचुनाव में भी देखे थे कि कांग्रेस आखिर में सक्रिय होती है, जैसे उसको लगता है कि चुनाव के समय वो सक्रिय नहीं होती है, उसको लगता है कि हाँ हम तो जीत जाएंगे, पूरी सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। कछुआ खरगोश की कहानी दोहराती रहती है कांग्रेस। प्रभु जी, 3 उदाहरण है हमारे सामने। पंजाब के नतीजे आए, बीजेपी का सुपड़ा साहब तो कहा गया, किसानों की नाराजगी, बीजेपी ने कहा कि हम तो छोटे भाई की भूमिका में थे और गठबंधन टूट गया तो नेटवर्क नहीं था। गुजरात के नतीजे आते हैं तो वो कहते हैं कि कृषि कानूनों पर लोगों ने हमारी मोहर लगा दी है। दिल्ली में एकमात्र सीट बाहरते राष्ट्रीय सुर्खी बनती कि बीजेपी के 5 सीट चुनाव हुए थे, 4 आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने जीत गई। मध्य प्रदेश में अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए तो फिर कौन सा बहाना आपको लगता है कि सोचा जाएगा और ठीकरा किस पर घूटेगा? क्योंकि ये भविष्य का प्रश्न है, लेकिन ये उठेगा जरूर। देखिए मनोज जी, यदि चुनाव होते हैं अभी, और बंगाल के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, और जैसा कि संभावना है जी कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 16 नगर निगमों में अपने महापौर चुने थे, वहाँ पर उनका कब्जा था, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा तक में। ये स्थिति हर बार नहीं रहने वाली है। ये एक आध बार का स्थिति होती मिरेकल जो है कि आप पूरे के पूरे जीत जाएं, क्योंकि बीच में 15 महीने लोगों ने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, तो इसलिए वो जो है उनको ये 15 महीने कुछ तो कांग्रेस ने काम किए होंगे, शायद निश्चित तौर कुछ तो प्रभावित हुए होंगे लोग। तो ये मान के चलना एक कि हर बार वही एंटी-इनकम्बेंसी भी स्थिति है। हो। हाँ, तो ऐसा यदि नहीं होता है, यदि 400 से ज़्यादा नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और पिछली बार से भाजपा कम पे जीतती है, तो स्वाभाविक तौर पर इसकी गूंज उन राज्यों तक होगी जहां पर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा, खासतौर से इन 5 राज्यों और इसका नुकसान भाजपा के संगठन को और वर्तमान मुख्यमंत्री पर भी तोहमत इसकी लगाई जाएगी, जिस तरीके से दिल्ली के उदाहरण हम देख रहे हैं या बाकी जगह उदाहरण देख रहे हैं। और यदि भाजपा यहाँ पर पहले से ज़्यादा कब्जा करने में सफल रहती है, या पिछले बार जितने ही सीटें जीत जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि किसान कानून पर बिल्कुल रेड कारपेट लगा के मध्य प्रदेश में स्वागत किया गया, ये चीज़ें प्रचारित की जाएंगी। दोनों इसके मतलब शुभ लाभ आपने बता दिए कि अगर हारे हैं तो ठीकरा किस पर फूटना है और कहाँ नुकसान होना है, और जीते तो क्या होना है। हाँ मनोज जी, लेकिन एक चीज़ और है, जो कि ये उपचुनाव की बात, नगरीय निकाय चुनाव की बात चल रही है, और जो ट्रेंड आ रहा है कोरोना का, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उसके पहले जो आपने कहा कि यदि चुनाव होते हैं, चुनाव जो है, मैं तो इसीलिए कि आपने जो पहले ही कहा है कि यदि चुनाव होते हैं जी, और जो आपका परसेप्शन है, मुझे लगता है जो दर्शक आपको नियमित देखते सुनते हैं वो भी जानते हैं कि जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं। जी हो सकता है कि चुनाव जो है, मुझे नहीं लगता कि अभी जो जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से खुद राज्य चुनाव एक दावा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, कलेक्टर कह रहे चाहिए आ रही है, हो सकता है कभी भी कल भी चुनाव कराने पड़े, तो वैसी स्थिति अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी
ब्रजेश जी, प्रभु जी ने कहा कि स्थिति अभी नगरीय निकाय की नहीं बन रही, और हमने बीडी शर्मा को सुने, वो कह रहे हैं हम तो नगरीय निकाय के साथ 23 यानी विधानसभा की और 24 यानी लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके दावों को इस कसौटी पर कहाँ खड़ा पाते हैं कि वो केवल एक कहने की बात होगी? कांग्रेस को बता रहे हैं कि देखिए आपके तो नगरीय निकाय की भी तैयारी नहीं, हम तो विधानसभा लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, नेताओं के चरित्र को सब लोग समझ चुके हैं, पब्लिक भी समझ, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो जो दावे किए जा रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव हम पूरी तरह तैयार हैं, वो दावे अलग होते हैं। हर नेता के दावे अलग होते हैं, हर पार्टी के दावे अलग होते हैं। बिल्कुल। दावे तो कांग्रेस ने भी कहा था कि हम 28 के 28 सीटें जीतेंगे, कोई जीत सकता है। भाजपा भी दावे करती है, जैसे 16 नगर निगम उसके पास हैं तो 16 फिर जीत जाएगी, हमारी पूरी तैयारी है और पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जिस तरह से प्रभु जी ने भी कहा कि गुजरात में जीते तो क्या कहा कि मोहर लग गई है, बिल्कुल। पंजाब में हारे तो क्या जवाब आया, दिल्ली में हारे तो क्या जवाब। तो उनके अपने हिसाब से जवाब बनते हैं, अपनी सुविधा अनुसार शुभ लाभ होते हैं उनके। लाभ क्या हो रहा है वो ज़्यादा गिनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं हमें। और अभी देखिए, जब हारते हैं तो कहते हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, हार के कारण को तलाश रहे हैं, लेकिन वो हार के कारण आपके पास, हमारे पास और पब्लिक के पास कभी नहीं आते हैं। बिल्कुल। वो हार के कारण कभी नहीं बताती पार्टी, जबकि उसको पता है। लेकिन आपको, हमको, पब्लिक को, सबको पता है कि ये हारने वाला है। निश्चित तौर पर पब्लिक को पता रहता है, नेताओं को भी पता रहता है, लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए। 2003 में यदि चुनाव लास्ट तक परिणाम आते आते दिग्विजय सिंह कह रहे थे नहीं अभी पलट जाएगी और हमारी ही सरकार बनेगी, जब पूरे परिणाम आ गए तब उनको यकीन हुआ। तो नेता हारता रहता है, तब भी उसको लगता है कि अभी हमने बिहार में भी देखा है, अभी हमने कर्नाटक में भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, तो नेता जो कहते हैं उस पर मत जाइए, अब उनकी रणनीति अलग होती है। यदि निश्चित तौर पर उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में प्रभाव डालेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव और हम पूरी तरह से नहीं सफल हो पाएंगे, तो कोई ना कोई बहाने बनाकर आगे बढ़, लेकिन संभावना वो बड़ी मुश्किल है कि आप दूसरे राज्यों में भी कोरोना है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो आपको बहाने अच्छे और नए और कुछ ऐसे मजबूत तलाशने पड़ेंगे। कि कोरोना एक वजह बताएंगे आप बहाने की, एक वजह उनके पास है कि मई जून में परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाओं से पहले यदि नगरीय निकाय के चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर पर शोर शराबा होगा, लोग प्रचार करने के लिए घर घर जाएंगे। नगरीय निकाय के चुनाव में ज़्यादा शोर शराबा होता है लोकसभा के चुनाव के तुलना, और आप देखते हैं जो उम्मीदवार रहता है वो एक नहीं 5-5 बार घर तक पहुंचता है आपके। क्योंकि अभी गेहूं, चने की और बाकी फसलों का खरीदी भी शुरू हो जाएगी, और फिर आप जो कह रहे तो हम ये मान सकते हैं कि शायद चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ने तो कर ही दिया 10वीं 12वीं की। हाँ, 10वीं 12वीं का जो परीक्षा के जो तारीखों का ऐलान हुआ है, तो आप देखिए कि जून तक परीक्षाएं हो रही हैं, 18 जून तक, मई से शुरू होंगी और जून तक चलेंगी। तो आप यदि मई में चुनाव कराने जा रहे हैं तो मई से पहले बच्चे निश्चित तौर पर तैयारियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक माहौल उनको वो देना पड़ता। तो एक बहाना ये भी हो सकता है परीक्षाओं के बाद चुनाव कराए जाएं। तो यदि सरकार की मंशा है, सरकार अपने हिसाब से, जो अभी भले ही वो कह रहे हो कि हम पूरी तैयारी से, यदि उसको चुनाव नहीं कराना होगा तो वो लाख तर्क दे देगी और बहाने बना देगी और उनको टाल देगी। कोर्ट को भी कहेगी कि भाई ये वजह है, बच्चों का भविष्य ज़्यादा जरूरी है कि चुनाव ज़्यादा जरूरी है, तो 2 महीने बाद भी हम करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर है मनोज जी, वो क्या कराना चाहती है, चुनाव कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती, उसके लिए लाभ है अभी चुनाव कराने से या हानि है, ये सब चीज़ें देख कर नेता उस हिसाब से निर्णय कराते हैं, और हम ये पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात आप दोनों ने कही है, तो हो सकता है सरकार की कुछ जो योजना हो वो कहीं ना कहीं आपने उसके संकेत भी दिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार भले कह रही है तैयारी पूरी है, चुनाव आयोग भी कह रहा है तैयारी हमारी पूरी है, किसी भी दिन चुनाव करा सकते हैं, लेकिन जो स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं उसमें शायद जो प्रभु जी ने संभावना जताई है कि शायद चुनाव टल भी जाएं, लेकिन कम से कम इस बात का पूरा ध्यान रखें, पूरी जो मशीनरी है, कि चुनाव जब भी टले ना टले, लेकिन कम से कम जो बच्चों के भविष्य का है उसका ध्यान रखा जाए, और इस बीमारी की गंभीरता को भी समझा जाए, कोरोना को, क्योंकि जो नया स्ट्रेन के बाद जो बीमारी नया रूप लेती जा रही है उससे निपटा जाए, और सबसे पहले उसके लिए नेताओं पर भी लगाम लगाई जाए, ताकि उनके पास एक बहाना न रहे कि कोरोना के कारण ही चुनाव टाले गए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेताओं को लगातार बिना मास्क के घूम रहे हैं, रैलियां, सभाएं कर रहे हैं, और आम आदमी की बात होती तो फिर वो कहते हैं कि हमको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, उस पर जुर्माने की बात करने लगते हैं। तो इन सब के बीच उम्मीद की जाना चाहिए कि नगरीय निकाय के चुनाव की जो बाट जो रहे हैं लोग, उनको भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर एक आदमी की अप्रोच किसी विधायक या सांसद तक नहीं होती है, उसकी अप्रोच अपने गली मोहल्ले के पार्षद तक जरूर होती है। तो इन सारी संभावना पर राज्य सरकार भी शायद विचार करेगी और चुनाव आयोग भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।